दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट साहब के बारे में एक जंगल पॉडकास्ट की जो सीरीज़ मैं कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ और बताता हूँ आपको जिम कॉर्बेट साहब के बारे में, ऐसी बातें जो शायद आपको ना मालूम हो। तो दोस्तों, पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब की दोस्ती वायसरॉय से भी थी। दो वायसरॉय थे, एक तो थे लिनलिथगो और एक और थे वॉवेल, ऐसा कुछ मैं नाम मिस कर रहा हूँ। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जिम कॉर्बेट साहब ने किसी को बताया था कि उन्होंने करीब करीब 50 लेपर्ड मारे और 100-200 टाइगर मारे, मतलब 250 के आसपास, 250 के आसपास लेपर्ड और टाइगर मारे थे। और कहीं जो एक किंवदंतियाँ चलती हैं, जो कहावतें चलती हैं, कि एक कहावत ये होती थी कि कोई भी आदमी 100 टाइगर नहीं मार सकता, अगर 100वां टाइगर मारेगा तो वो टाइगर उसे मार देता है या उसकी मौत हो जाती है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो 99 मार चुके थे और 100वां ना मारना पड़े इसलिए टाइगर नहीं मार रहे थे, जो ठाक मैनीटर के बाद है। लेकिन ये तो मुझे लगता है सिर्फ कहावत ही है, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब ने 1946 में टाइगर मारा था। कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लद्या वैली मैन ईटर, लेकिन जब आप बाद में पता करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि लद्या वैली मैन ईटर वही था जो चुका मैन ईटर था, उसका ही जिक्र आया था। क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आपको जब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो बहुत सारी जगह अलग अलग लिखा मिल जाएगा। जैसे एक नागपुर मैन ईटर का भी जिक्र आता है। अब नागपुर से आपके मन में आएगा कि महाराष्ट्र वाला नागपुर, और उसके बारे में, उसके सपोर्ट में आपको लेटर भी मिल जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि जिम कॉर्बेट साहब नागपुर भी गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र वाला नागपुर, और उन्होंने मैन ईटर मारा था, लेकिन वो शायद लिखना भूल गए या लिखा नहीं। ऐसा नहीं है। नागपुर पट्टी है रुद्रप्रयाग में। ये आपका अगस्त मुनि जो हेलीपैड है, जब केदारनाथ के लिए अगर आप जाओगे तो कई हेलीपैड होते हैं, उसमें से एक बड़ा फेमस हेलीपैड है अगस्त मुनि, उसके पास में है नागपुर पट्टी। तो वो नागपुर था, वो जिक्र आया है। तो क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं ना कि मैं जगह के नाम पे मैन ईटर का नाम रख देता था। जैसे कि पनार मैन ईटर का नाम उन्होंने रखा था पनार नदी के नाम पे। तो उसी तरीके से लद्या वैली मैन ईटर भी चुका मैन ईटर का ही एक दूसरा नाम है। वो अलग नहीं मारा है, लेकिन 1946 में जिम कॉर्बेट ने एक टाइगर और मारा था, जिसका कि किसी बुक में जिक्र नहीं है, क्योंकि वो मैन ईटर नहीं था, वो कैटल लिफ्टर था, कैटल किलर था। पहले जिम कॉर्बेट साहब नहीं मारना चाह रहे थे, बहुत उनका मन नहीं था, लेकिन गांव वाले रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो उनके जो जहां उनका घर था कालाडूंगी, जो उनका विंटर होम था, वहीं पे घूमता था और वहीं की गाय वगैरह मार रहा था। लेकिन फिर क्योंकि उनकी बहन थी जो मागी, वो इवनिंग वॉक पे और मॉर्निंग वॉक पे वहाँ आसपास काफ़ी दूर दूर तक घूमती थी, तो उनको डर ये था कहीं मेरी बहन को खतरा ना हो जाए, उसलिए 1946 में एक टाइगर जिम कॉर्बेट साहब ने मारा था। तो अगर ये बात सही होती कि 100 टाइगर नहीं मारना चाह रहे थे, क्योंकि वो भी उस कहावत पे यकीन करते थे कि 100वां टाइगर मारने के बाद शिकारी की मौत हो जाती है, इसलिए उन्होंने ठाक मैन ईटर के बाद शिकार करना बंद कर दिया था मैन ईटर का। तो ये बात गलत है। 1946 में जिम कॉर्बेट साहब ने टाइगर मारा था, लेकिन वो मैन ईटर नहीं था। अब जो मैं बता रहा था कि उनके वो वेल कनेक्टेड थे, तो जिम कॉर्बेट साहब की कुछ रोचक बातें बता रहा हूँ जो आपको मतलब सुननी जरूर चाहिए अगर आप जिम कॉर्बेट साहब को पसंद करते हो। उनके बारे में क्या बोला जाता है, देखिए, वो वेल कनेक्टेड थे। भारत के 2 वायसरॉय से उनकी दोस्ती थी। वो कैसे हुई थी वो मैंने बताया था पिछले पॉडकास्ट में, कि वो गवर्नर जनरल हैली के यहाँ थे। नहीं, उन्होंने एक बुक लिखी थी जंगल स्टोरीज, जो कि उन्होंने गिफ्ट की थी। वो सिर्फ 100 कॉपी छपवाई थी, तो उन्होंने गिफ्ट की थी हैली को। हैली के यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो आए थे। जब उन्होंने बुक देखी तो उन्होंने कहा इस बुक की एक कॉपी मुझे भी चाहिए। तो हैली ने कॉर्बेट को बोला, उन्होंने भिजवाई। बुक उन्होंने पढ़ी, उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने पूछा फिर कॉर्बेट से कि मैं शिकार करना चाहता हूँ और मेरे लिए सूटेबल जगह कौन सी रहेगी। तो उन्होंने कहा था कालाडूंगी का इलाका। जंगल स्टोरीज पतली सी किताब थी, अभी लंदन में कहीं रखी भी है वो प्राइवेट म्यूजियम में। लेकिन उसकी 3 कहानियां तो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में आ गई थी। एक तो पीपल पानी टाइगर और 2 और थी, मैं मिस कर रहा हूँ नाम उनके। वो उन्होंने जैसे शिकार किया था वो मैंने पिछली बार बताया था आपको। तो बहुत सारे वॉइस रहे, 2 गवर्नर, बहुत सारे ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स, और बड़े ही रसूखदार लोग, राजा महाराजा भी, उन जो
राजा महाराजा मतलब जो कि उनके पास दर्जा होता था राय बहादुर या इस तरह से गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल दर्जा दिया हुआ था, वो रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ हमें एक टाइगर मरवा दो या 2 मरवा दो। जिम कॉर्बेट साहब के पास लाइन लगी होती थी इस तरह की रिक्वेस्ट से, और वो करते भी थे। आपने वो किस्सा सुना होगा कि जिम कॉर्बेट साहब का कान का पर्दा फट गया था। मेरे ख्याल से उसके बाद वो तल्ला देश मैनीटर को मारने जब गए थे तो हुआ ये था कि ये जो गवर्नर थे हैली, उनके साथ ही शिकार पे गए हुए थे, हाथी के हौदे पे बैठे थे, और एक दर्शक जो कि साथ में बैठा था उसके पास हाई वेलोसिटी की राइफल थी, लेकिन उसको गोली चलानी नहीं थी। लेकिन उसको टाइगर दिख गया और उसने गोली चला दी। जिम कॉर्बेट देख रहे थे और इनके कान के बगल में ही धमाका हुआ और इतना ज़्यादा इनको दर्द शुरू हो गया कि फिर वहाँ से उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे क्या हुआ है, इन्होंने कहा मुझे अर्जेंट काम आ गया है। और वो जो कैंपिंग, ये जंगल में कैंपिंग कर रहे थे ये लोग, पूरी टीम गई हुई थी, वहाँ से निकल के आ गए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, कान का पर्दा फट गया है, तो ये गए थे लाहौर और वहाँ मिले थे कर्नल डिक, डॉक्टर थे, और उनके पास लेटर लेके गए थे यही गवर्नर साहब का कि हमारे स्पेशल फ्रेंड है, इनका विशेष ख्याल रखा जाए। तो 3 महीने के अंदर फिर वो ठीक हो गए थे और उनको लग रहा था कि मैं कभी दोबारा सुन नहीं पाऊंगा इस कान से, तो उनकी सुनने की शक्ति वापस रीस्टोर हो गई थी। तो वो गए थे इसी तरह के एक शिकार पे जो कि गवर्नर को कराया जाना था। आइबर्टसन से उनकी दोस्ती के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो तो बचपन के दोस्त थे। लेकिन इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे पर्सी विंधम, जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे, और ये बोला जाता था कि टाइगर के बारे में टाइगर भी उतना नहीं जानता जितना कि पर्सी विंधम जानते हैं। दोनों में कॉमन क्या था कि ये भी बैचलर थे, वो भी बैचलर थे, दोनों शिकार करते वक्त शॉर्ट्स पहनते थे, और वो भी, ये भी बहुत अच्छी। मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं कि कॉर्बेट साहब को हिंदी बोलनी आती थी क्या? बहुत बढ़िया, जैसे हम लोग हिंदी बात करते हैं बिल्कुल वैसी ही हिंदी कॉर्बेट साहब बोलते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजों की तरह उस तरह से बोले ठुम इधर आओ ठुम उधर जाओ, ऐसा नहीं, प्रॉपर हिंदी बोलते थे, क्योंकि पैदा ही नैनीताल में हुए थे। और कुमाऊनी भी बहुत अच्छी बोलते थे, जो पहाड़ी भाषा है कुमाऊनी, वो भी बहुत अच्छी बोलते थे। तो जो पर्सी विंधम थे वो मिर्ज़ापुर की, ईस्टर्न यूपी की जो भाषा है ना, वो बिल्कुल जैसे इंडियन, जैसे यहाँ के नेटिव बोलते हैं वैसे ही बोलते थे, क्योंकि वो मिर्ज़ापुर में बहुत पोस्टेड रहे थे और वहाँ मेरे ख्याल से कुछ एक जगह भी है विंधम नाम से। तो वो जब शिकार करने जाते थे तो अच्छा खासा इंतजाम लेके जाते थे, और जो अपने साथ ही मिर्ज़ापुर से कुछ लोग लाए थे जिनको वो हमेशा रखते थे विंधम, और उनका ये था कि भाई पहले दारू का इंतजाम करो हमारे आदमियों के लिए, मतलब जो उनके साथ आदमी होते थे उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो ये शिकार करते थे वो बाद में खालें बेचा करते थे। देखिए, जो यहाँ तो जो अब देखिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई दावा नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि वो बेचते थे। कॉर्बेट साहब के लिए भी क्या था कि बाद में इन्होंने ऑक्शन करी थी लोगों की भलाई के लिए। जब उनकी डेथ हुई थी तो इन्होंने 2 बार ऑक्शन किया था। एक पहले ऑक्शन में जो खाल यानी टाइगर स्किन्स के पैसे थे वो गए थे ब्लाइंड पीपल के लिए लंदन में, और दूसरे ऑक्शन के जो पैसे थे वो गए थे ब्लाइंड पीपल के लिए कुमाऊं में, यानी कि इंडिया में उत्तराखंड, अब जो उत्तराखंड है उसका जो कुमाऊं नैनीताल वाला इलाका है, उस वक्त जो बहुत सारे लोग अंधे हो गए थे युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में। तो उस वक्त उनकी बहन मागी ने 10,000 रुपये भेजे थे। मैंने उस वीडियो में बताया था 1957 में 10,000 रुपये का चेक भेजा था गोविंद वल्लभ पंत जी को, जो उस टाइम पे यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। अब उसमें कई लोग बोलते हैं कि स्किन तो 10,000 रुपये से ज़्यादा रही होंगी, कितने की रही होंगी, क्या है, तो उसका कोई कुछ सबूत नहीं है, क्या नहीं है कि भालू की खाल क्या है। वो तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं हो आप कुछ भी बोल सकते हो किसी के भी बारे में। कई कंट्रोवर्सीज हैं। अभी तो मैं देखिए इस पॉडकास्ट की मैं सीरीज़ कर रहा हूँ, तो जब जब मुझे जो बात याद आती जाएगी वो मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट वाइज नहीं चल रहा हूँ, जब मुझे बोलते बोलते जो याद आ जाता है, क्योंकि जो याद आएंगी सारी बातें कवर करनी है। तो एक कंट्रोवर्सी ये होती है कि जब ये गए थे, मेरे ख्याल से रुद्रप्रयाग मैनीटर का था, तो एक बार अगर आपने सुना होगा कि, अगर वो स्टोरी आपको याद होगी, स्टोरीज़ मेरे चैनल, जो दूसरा चैनल है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज़, उसमें है पूरी सीरीज़ है उनकी, ओमनी बस की है तो सारी ही बुक्स हैं उनकी।
तो उसमें ये था कि ये गए थे बकरी के लेके, ये और आइबर्सन एक जगह बैठे, लेपर्ड आया, ये गोली मारने वाले थे कि लेपर्ड भाग गया। कुछ आइबर्सन का मेरे ख्याल सिर का हिस्सा दिख गया था, ऐसा कुछ हुआ था। जब भाग गया तो बकरी को लेके वापस जा रहे थे, और उसके बाद बकरी आगे आगे भागने को हो रही थी, तो इन्होंने छोड़ दी, बकरी तेज़ी से भाग गई। तो इन्होंने कहा भाई इसको पकड़ना है, क्योंकि पैसे दे के खरीदी है। जब ये आगे गए तो इन्होंने देखा कि एक जगह बकरी मरी पड़ी है, एकदम खून उसके गर्दन से निकल रहा है, 2 कैनाइन दांत गड़े हुए हैं और अभी अभी खून निकल रहा है। और उसके बारे में ये बोला जाता है कि जब इन्होंने इनकी आदत थी चिट्ठियाँ लिखने की, तो पहले सारे लोगों की आदतें होती थी वो चिट्ठी, क्योंकि तब ये आपका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फ़ोन तो होता नहीं था, तो लोग हर दिन की अपनी कहानी एक चिट्ठी लिख के अंतर्देशीय पत्र में उसमें डाल देते थे, तो बैक टू बैक चिट्ठियाँ पहुँचती थी, और लोग उन चिट्ठियों को स्टोर भी करके रखते थे। वो जो मागी को चिट्ठी लिखी थी इन्होंने, उसमें लिखा था कि बकरी में चली गई थी और शायद 2 दिन के बाद मिली थी। मैं एक बार अगले पॉडकास्ट में रिकन्फर्म के बता दूंगा, मुझे याद आ रहा है, एकदम ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि वो बकरी वहाँ से भाग गई और 2 दिन बाद मरी हुई मिली। चिट्ठी में ये बात लिखी थी, स्टोरी में लिखी है कि उसी वक्त मिल गई थी। तो वो भी एक कंट्रोवर्सी है कि सारे फैक्ट्स इसका मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है। तो उसका दोस्तों क्या है, देखिए रुद्रप्रयाग मैनीटर कब मारा था, 1926 में। बुक कब लिखी थी, 1946 में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 43 या 44 में इन्होंने मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ लिखी थी, और उसके बाद 46 में इन्होंने लिखी थी ये मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। तो 20 साल का फासला था। तो 20 साल आप कल्पना करो, आज से 20 साल पहले की बात, आप कहीं गए हो घूमने और एक एक बात आपको रिकलेक्ट करके बुक में लिखने के लिए बोल दिया जाए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। ये मिस्टेक सोची समझी हुई हो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उनकी एक मिस्टेक और बताऊं आपको कि जब मैं मोहान मैनीटर को मारने वाली जगह पे गया था, तो वहाँ जब देखा तो उन्होंने जो बुक में लिखा है गांव का नाम वो है करकत नौला, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे गांव का असली नाम है काठ की नाव। तो काठ की नाव उनको करकत नाव नौला काठ की करकत, तो ऐसे वो तो जब उन्होंने रिकलेक्ट करना शुरू किया, हालांकि जब उन्होंने बुक लिखी थी तब वो वहीं थे, कालाडूंगी और नैनीताल में ही थे। तो ऐसा नहीं है कि वो चले गए थे केन्या कि उनको याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो मिस्टेक थी, वरना काठ की नाव को करकत नौला लिखने से उनको क्या फ़ायदा था। और वैसे ही वो बकरी उस दिन मिली या 2 दिन बाद मिली, मरी हुई मिली, मारी लेपर्ड ने, ये भी सच थी। तो इस बात में भी कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा लिख के। तो 20 साल बाद कोई आदमी सारी बातों को रिकलेक्ट करेगा, कितनी ही अच्छी मेमोरी हो। जिम कॉर्बेट की मेमोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये भी भाग के आ गई ये लोग। ये सोच रहे मेरे पास कैसे आए, तो ये चारों तरफ घूम रहे हैं और ये बीच में ऐसा गैप है। तो 2 पपीज़ यहाँ हैं और 2 ये यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों, एक ब्लैक और एक वाइट, दोनों यहाँ बैठे हैं। और एक और आप तो जानते हैं जिनके मैंने बताया, आइबर्सन, तो ICS थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, और वो प्यार से उन्हें ईबी बुलाते थे। डेप्यूटी कमिश्नर थे, यानी कि DM थे, कलेक्टर थे गढ़वाल के। और जब रुद्रप्रयाग मैन ईटर इन्होंने मारा था तो वो इनके साथ आ जाते थे, बीच बीच में पौड़ी चले जाते थे, क्योंकि उनको अपने काम निपटाने होते थे, बीच बीच में ज्वाइन कर लेते थे। अभी जो मैंने घटना बताई थी उसी दौरान की थी। वो अपने आप को रैंगलर बोलते थे। वर्ल्ड वॉर में लड़ाई में भी गए थे, हिस्सा लिया था आइबर्सन ने, और वो बोलते थे कि आई एम वन ऑफ द 7 डेविल्स इन इंडियन सिविल सर्विसेज। और वो ऐसा क्यों बोलते थे कि विंधम, जिनके बारे में मैंने पहले बताया, उनकी एक पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल तो आपको पता ही होगा, लेकिन इनकी स्पेशल पॉलिसी थी कि अगर रूल करना है तो ब्राह्मण और ठाकुर को लड़ा के रखो। ये इनकी पॉलिसी थी स्पेशल। तो उनको हमेशा लड़ा के रखते थे, और वही पॉलिसी कॉपी करी थी आइबर्सन ने। तो उनकी जो राज करने का तरीका था उसमें वो ब्राह्मण ठाकुर को हमेशा लड़ा के रखते थे। मैंने पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ। तभी वो बोलते थे कि आई एम वन ऑफ द 7 डेविल्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज।
बाकी घुड़सवार बहुत अच्छे थे, घोड़ों को अपने तैयार करते थे, कटिंग खुद बना लेते थे, एक कांच सामने रख के एक कांच पीछे रख के खुद अपने बाल काट लेते थे। तो कॉर्बेट लेकिन भरोसा उन पर बहुत करते थे और उन्होंने कहा था कि मैं कभी किसी भी दूसरे आदमी को अपने साथ शिकार पे ले जाना पसंद नहीं करता। हाँ, इब्बी की बात अलग है, यानी आइबर्टसन की बात अलग है, उनको मैं ले जाता हूँ। चुका में भी गए थे, ठाक मैनीटर में भी साथ गए थे, फिशिंग ट्रिप तो ये साथ करते ही थे। उनकी वाइफ आइबर्टसन की जाति थी, जेन नाम था जहाँ तक है। तो क्योंकि जिम कॉर्बेट का कहना था कि मैं कभी भी किसी आदमी को साथ क्यों नहीं ले जाता कि अगर तो वो निहत्था है तो उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है और बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप अपने आप को बचाओगे कि उसको बचाओगे। और अगर वो बंदूक से लैस है तब उसकी बंदूक से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सामने चल रहे हो, वो पता नहीं कब किधर से फायर कर देगा और वो गोली आपको लग जाएगी। इसलिए क्योंकि जो बहुत अच्छा ड्राइवर होता है ना दोस्तों, वो दूसरे के साथ गाड़ी में बैठ के चलना पसंद नहीं करता। उसको हर वक्त उसकी ड्राइविंग में कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है। उसे लगता है ये ब्रेक नहीं मार रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो खुद गाड़ी चलाना पसंद करता है। ऐसा ही जिम कॉर्बेट का था कि वो बंदूक खुद चलाना पसंद करते थे, किसी भी बंदूकधारी के साथ में जंगल में जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा ही अगर आपको चंपावत के टाइम का याद होगा कि जब तहसीलदार ने एक आदमी भेज दिया था बंदूक लेके, जो इनके पीछे पीछे चल रहा था, जिसके कि जूते बड़े से ख़रीद लाया था, आवाज़ कर रहे थे, तो इन्होंने झाड़ी में छिपवा दिए थे। अब वो चल रहा था तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि कहीं बंदूक ना चला दे, इसकी बंदूक चल ना जाए। फाइनली एक बड़े से ऊंचे पत्थर में उसे उन्होंने बैठा दिया था। वो डर भी रहा था आदमी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने कहा जब तक मैं लौट के नहीं आऊँ तुम यहीं बैठे रहना, इसके ऊपर टाइगर नहीं चढ़ पाएगा। और फिर वो जब अकेले चल रहे थे तो वो रिलैक्स्ड हो गए थे, क्योंकि जब तक बंदूकधारी उनके साथ था वो बहुत परेशान थे। आइबर्टसन क्योंकि सर्विस में थे, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब इंडिया से जाने का मौका मिला था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे थे उनको पहले जाने का मौका मिला था, और जो डोमिसाइल्ड यूरोपियन थे नंबर 2 पे, और एंग्लो इंडियन को नंबर 3 पे। तो आइबर्टसन जिम कॉर्बेट से पहले केन्या चले गए थे। जिम कॉर्बेट वहाँ गए थे तो उनके साथ ही कुछ दिन रहे थे, फिर वो नियरी गए थे। उसके बाद जिम कॉर्बेट की तो डेथ हो गई थी, लेकिन आइबर्टसन रहे वहाँ पे, और केन्या बाद में आज़ाद हो गया। तो जब केन्या आज़ाद हो गया तो फिर आइबर्टसन साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो भी ब्रिटिश कॉलोनी था। कॉर्बेट के एक बड़े खास अफसर दोस्त थे, जो कि ICS नहीं थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में नहीं थे, फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, जॉफ हॉपकिंस। और उनका मैं आपको किस्सा याद दिला दूं कि जब जिम कॉर्बेट ने ये बात बोली थी कि टाइगर जेंटलमैन होता है, तो इनके साथ ही थे। आपको किस्सा याद होगा कि वो देखिए बार्किंग डियर आ गया यहाँ पे, ये बार्किंग डियर घूम रहा है। तो जब वो ये और मागी वहीं अपने कालाडूंगी में बोर रिवर है, जिसका मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे, बोर कैनाल, उस पूरे इलाके में मैं गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे घूम रहे थे ऐसे शिकार करने के लिए। तो ये जॉफ हॉपकिंस जो है, ये हाथी के ऊपर बैठ के निकले थे, और इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम एक शिकार ट्रिप पे थे और मीट कम पड़ गया है तो मुर्गियाँ मारने जा रहे हैं, चलो तुम लोग भी। तो ये बैठ गए हाथी पे ही, और जब गए एक जगह तो इनको एक डियर पड़ा हुआ मिला, वो मारा हुआ था सांप ने। ये उतर के चेक कर रहे थे वहाँ पे हाथी से, तो वहीं पत्तियों पे खून पड़ा हुआ मिला। और जब पीछा करते हुए थोड़ा सा अंदर घुसे और इन्होंने पत्ती झाड़ी अपने हाथ से हटाई, देखा सामने एक टाइगर बैठ के एक दूसरे डियर को खा रहा है। जिस डियर को ये मरा हुआ देख के गए थे वो तो सांप ने मारा था, लेकिन ये वाला टाइगर ने मारा था जिसका खून गिरा था, और सिर्फ 2 हाथ की दूरी पे था। और टाइगर के चेहरे पे कुछ ऐसे भाव थे कि आई विल बी डैम्ड, कि दोष मुझे दिया जाएगा, गलती तुम कर रहे हो। और फिर वो ऐसे लुक दे के छलांग मार के चला गया था। तब जिम कॉर्बेट ने कहा था कि टाइगर जेंटलमैन होता है, वो चाहता तो एक पंजा मार देता और मेरी मौत हो जाती है, लेकिन उसने देखा कि मैं उसके लिए खतरा हूँ नहीं, अपना शिकार छोड़ के भाग गया था। हॉपकिंस 1921 में रामनगर डिवीज़न में पोस्टेड थे, कालाडूंगी उन्हीं के अंडर में आता था, तो इनकी दोस्ती हो गई थी। फिर इनके जब ये विंटर्स में यहाँ रहते थे कालाडूंगी, तो हॉपकिंस अपनी वाइफ के साथ अक्सर आया करते थे इनके घर में। उस टाइम पे जिम कॉर्बेट, मागी, उनकी मदर मेरी जेन और मेरी डोले जो सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर थी,
तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब जिम कॉर्बेट के माता पिता की शादी हुई थी तो 3 बच्चे पिता के थे, दूसरी शादी थी उनकी, और 3 बच्चे उनकी माँ के थे, 6 और 9 बच्चे उनके इन दोनों के खुद के हुए थे। तो मागी और कॉर्बेट तो सगे भाई बहन थे। मैरी डोयले जो थी वो स्टेप सिस्टर थी, और क्योंकि इनके पिताजी का बैकग्राउंड फार्मेसी का था जब ये नौकरी करते थे, तो ये कालाडूंगी में फार्मेसी चलाते थे, मतलब फ्री सेवा। किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो आ जाता था, ये इलाज करते थे। फिर सल्फ़र की दवाइयाँ वगैरह वर्ल्ड वार के टाइम पे हुई तो वो, और वहाँ पे प्लेटफॉर्म थे, वहीं पे छोटे मोटे ऑपरेशन जो है, ट्रीटमेंट जो करना है, टाँके शाके, वो कर देते थे। और जब ये विंटर होम से समर होम के लिए जाते थे नैनीताल, तो लोग पूछते थे कि साहब आप नैनीताल जा रहे हो, हमारी तबीयत ख़राब होगी तो क्या होगा। तो वो बेसिक दवाइयाँ कि ऐसा पानी उबाल के और जो है वो समझा के जाते थे। इनकी जो फार्मेसी थी वो पहले इनकी सिस्टर मैरी डोयले संभालती थी। जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद फिर मागी ने संभालना शुरू किया और जिम कॉर्बेट ने इलाज करने वाला सिस्टम। और जब तक ये भी है कि जब तक मैरी डोयले थी तो बड़ा ही बुली करती थी इनको, मागी को, मतलब उनकी हुकूमत चलती थी। और बाद में फिर मैगी चलने लगी, और मागी भी जिम कॉर्बेट पे काफ़ी कंट्रोल रखती थी कि ये करोगे ये नहीं करोगे। जब ठाक मैन ईटर के बाद मना किया था कि तुम मत जाओ शिकार के लिए, तो वो इन्होंने ही किया था, मैगी ने मना किया था, इनके कहने पे इन्होंने बंद किया था मैन ईटर हंटिंग। और जो एक कंट्रोवर्सी चलती है कि अपना ये इन्होंने 1946 में लद्या वैली मैन ईटर मारा था, जो बोलते तो वो यही बात होती कि नहीं मारा होगा कि जब 1938 में मागी ने अलाउ नहीं किया कि तुम जाओ, तो वो 1946 में जब जिम कॉर्बेट 70 ईयर से ऊपर थे और वो काफ़ी बीमार भी चल रहे थे, तो मैगी उनको कैसे जाने देंगी लद्या वैली में। तो वही जब लोग बोलते हैं कि चुका मैन ईटर ही था, जिसको कि लद्या वैली मैन ईटर बोल देते हैं। लेकिन जो 1946 में मारा था वो कालाडूंगी में ही मारा था, घर के आसपास मारा था। तब भी मैगी ने बहुत मना किया था कि इसको मत मारो, क्योंकि तुमसे राइफल अब ठीक से संभलती नहीं है, तुम्हारा हाथ कांपेगा। लेकिन फिर भी जिम कॉर्बेट ने उसे मारा था, तो लेकिन उसका बुक में जिक्र नहीं किया। तो वो जो ऑफिसर पोस्टेड थे जॉफ हॉपकिंस, उन्होंने बताया जिम कॉर्बेट बहुत बढ़िया आदमी थे, और लेकिन सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, और ये अक्सर उनके घर में जाया करते थे। और पिछले पॉडकास्ट में मैंने एक बात बताई थी कि इनका जो कालाडूंगी वाला घर था बड़ा ही सादा सिंपल था, जिस तरह से कैंपिंग का होता है। लेकिन जो उनका नैनीताल वाला घर था वो फुल्ली फर्निश्ड था, बढ़िया से मेंटेन्ड होता था। हॉपकिंस ने ही ये बात मेंशन करी है कि ये यहाँ पे सिंप्लिसिटी के साथ रहते थे। और हॉपकिंस बाद में 1933 में डीएफओ बन के फिर आ गए थे यहाँ पे, और फिर 1942 तक पोस्टेड रहे। तो इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी रही, इनके घर में इनका आना जाना था। और इनके जॉफ हॉपकिंस के बारे में जिम कॉर्बेट ने जंगल लॉर में 3 बार जिक्र किया है। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि वो बॉर नदी के किनारे जब टाइगर जेंटलमैन होता है वाला किस्सा। एक अगर आपने वो सीरीज़ सुनी है मेरी, उसमें तो उसमें स्टोरी थी, बड़ी कॉमेडी करी थी उसमें कि लखनऊ जू के लिए अजगर कम पड़ गया था। तो इनको जब, क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ उनको जिम्मेदारी दी गई भाई तुम अजगर का इंतज़ाम करो। उन्होंने कॉर्बेट से बोला कि भाई इंतज़ाम करो। इन्होंने चलो हाथी में बैठ के गए एक जगह। अजगर, जिम कॉर्बेट को तो मालूम था कौन सा जानवर कहाँ है, जंगल में घूमते रहते थे, तो एक उनको अजगर पता था। वहाँ गए तो देखा अजगर आराम से पानी में हल्का हल्का थोड़ा सा पानी के अंदर क्रिस्टल क्लियर पानी में लेटा हुआ है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पेसिमेन पड़ा है, कांच के अंदर जड़ा हुआ अजगर है। तब ये हुआ भाई क्या करें, तो इन्होंने कहा कि अपने साथ ये नौकर चाकर भी ले गए थे, आदमी ले गए थे। हॉपकिंस से बोला कि एक काम करो कि इसको रस्सी लेते हैं और पूंछ से पकड़ेंगे और पकड़ के ला के हाथी पे रख लेंगे, चल लेंगे। तो इन्होंने इनके आदमी बोले साहब हमसे ना हो पाएगा, हमें तो डर लगता है। तो हॉपकिंस ने बोला इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो बंदूक से तुम लोग को प्रोटेक्शन दूंगा ना, इसलिए। तो उन्होंने कहा भाई कॉर्बेट साहब, कॉर्बेट जी आप कर लो। तो कॉर्बेट ने कहा भैया ये ज़िंदगी का आखिरी काम होगा जो मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। वो तो था कि भाई हमें तो दिखाना था, दिखाए ले गए। अब बोले चलो मैं चलता हूँ। अब नदी में उतर रहे, हर आदमी सोच रहा है कि ये 2 आदमी पहले चले जाएँ। 2 आदमी गए उनके साथ, हॉपकिंस के साथ, और वो कह रहे साहब आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े उतने में अजगर ने सिर घुमाया और इनकी तरफ दौड़ा। ये उछलते कूदते झाड़ी में टकराते बाहर आए, और जिम कॉर्बेट का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। बाद में उस टाइम नहीं पकड़ पाए थे, और जिम कॉर्बेट बाद में कुछ दिन बाद गए थे उस अजगर को ढूंढने के लिए।
तो देखा उनके जाने के कुछ घंटों पहले ही दो ऊद बिलाव ने मार दिया है उस अजगर को। तो वो उसी तरह से उन्होंने जिक्र किया था कि कई बार खाने के लिए नहीं जानवर वैसे भी शिकार कर लेते हैं, वो कुछ ऐसी घटना थी। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा था हॉपकिंस की, तो एक बात वो मेंशन करी। और जब लॉर्ड लिनलिथगो का जो शिकार करने के लिए आए थे पहली बार, 3 बार आए थे, वो जो मैंने बताया था कि बच्चा था जो पनवा, जो उसने दूसरा जनरल मार रहा था तो उसने शेर शेर चिल्ला दिया था और शिकार मिस हो गया था, और फिर बड़ा लाट साहब यानी कि वाइस रॉय ने ही शिकार किया था। तो उस टाइम पे भी तैयारी के टाइम पे इनका जिक्र है। तो मतलब 3 बार हॉपकिंस का जिक्र है। अच्छे दोस्तों में से थे ये। और इन्होंने, हॉपकिंस ने कहा था कि जिम कॉर्बेट पता नहीं क्यों इंडिया छोड़ के चले गए, लोग यहाँ पे इनको इतना प्यार करते थे, वो इस बात से क्यों डर रहे थे जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ लेडीज़ के साथ अत्याचार होगा, लोगों को लोग जान से मार देंगे। उसका एक रीज़न क्या है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था एक बार कि 1857 का जो क्रांति थी, उस टाइम पे जिम कॉर्बेट के परिवार के 2 लोगों की मृत्यु ऐसे ही हुई थी पब्लिक के द्वारा, एक उनके चाचा की, एक उनके मदर साइड से। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चाचा जो थे बच्चे ही थे इनके, कॉर्बेट तो पैदा नहीं हुए थे, वो तो 1875 में पैदा हुए थे, 20-25 साल बाद। लेकिन उन्होंने सुना तो होगा घर में ना, तो पेड़ से बांध के जिंदा जला दिया गया था इनके चाचा को। तो इस घटना से, क्योंकि इनके परिवार में स्टोरी चलती आई थी, तो शायद ये ज़्यादा डर रहे थे, इसलिए चले गए थे। लेकिन हॉपकिंस ने कहा था इनको नहीं जाना चाहिए था। वो जब रिटायर हो गए थे, सर्विस पूरी करते रहे थे, उसके बाद फिर वो गए थे। हॉपकिंस ने दोस्तों जो लिखा है, तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं ना, तो जो प्लस माइनस मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मुझे लगता है 6-7 महीने 8 महीने पहले, वहाँ रिवर में खड़े होके, तो जिम कॉर्बेट ने इंडिया क्यों छोड़ा ये बताने के लिए, उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल बातें थी, उनका भी जिक्र किया था। यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो आप वही देख लेना, आपने देखा ही होगा। तो हॉपकिंस ने जो लिखा था, इनमें बताया था कि जिम कॉर्बेट हमेशा खुले में सोना पसंद करते थे, ये तो आपको मालूम ही है, सारे टेंट लगा के सोते थे। और घर में लेडीज़ होती थी, जो बंगला था, मतलब इनकी मदर, इनकी स्टेप सिस्टर और मैगी। बाद में जिम कॉर्बेट ने एक कमरा और बनवाया था। अगर आपने जिम कॉर्बेट का वो देखा है, उसका भी मेरा वीडियो है, जिम कॉर्बेट म्यूजियम नाम, विवेक अवस्थी आप लिख दोगे तो वीडियो मिल जाएगा। ऐसे भी जो बॉर रिवर वाला बोल रहा था, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब में लिख दोगे बॉर रिवर, BAUR, और बॉर कैनाल और विवेक अवस्थी लिख दोगे तो आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर वही टाइटल होगा तो। या छोटी हल्द्वानी विवेक अवस्थी लिख दोगे तो आ ही जाएगा वो वीडियो, आप देख सकते हो। तो जो उनका घर था, जो कालाडूंगी का जो आज म्यूज़ियम है, उसमें एक तो बड़ा सा बंगला है, और उसके बगल में एक अलग से छोटा कमरा है जो 10-15 फीट की दूरी बना अलग से। तो उसके बारे में हॉपकिंस ने लिखा है कि लेडीज़ तो बंगले में सोती थी, कॉर्बेट बाहर सोते थे। उसके बाद कॉर्बेट ने एक और बंगला बनवाया, कॉर्बेट ने एक कमरा और बनवाया, लेकिन उसको उन्होंने घर के अंदर नहीं रखा, घर से अलग रखा थोड़ी दूरी पर, विच ही यूज्ड फॉर ... ऐसा लिखा है। तो वो किस लिए लिखा है वो नहीं मालूम, लेकिन वो उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। अच्छा, हॉपकिंस ने एक बात और मेंशन करी कि जब ये लोग अपने विंटर होम से समर होम जाते थे नैनीताल, तो मेरे ख्याल से जहाँ वो है वहाँ से अभी बाई रोड भी नैनीताल होना चाहिए 25 किलोमीटर के आसपास, अंदाज़ा बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस रोड से बहुत गया हूँ। तो जो कालाडूंगी से नैनीताल रोड जाती है, तो ऐसे ही जो पहाड़ी चढ़ने वाला रूट था, इतना ही रहा होगा, ऐसा थोड़ा कम रहा होगा। तो जब ये लोग जाते थे वापस या आते थे वहाँ से, तो इनकी मदर और मैरी डोयले जो थी, इनकी स्टेप सिस्टर, वो बैठती थी उसमें, जो पीठ वाली डंडी बोलते हैं ना, जिसमें कि मतलब कुर्सी पे बैठा लेते हैं ऊपर, मतलब 4 कहार उठाते हैं, तो उस पर बैठती थी। और मागी और कॉर्बेट पैदल चला करते थे। बाद में जब इनकी सिस्टर और मदर एक्सपायर हो गई थी, तब ये जाते थे, क्योंकि शिफ्ट तो करते ही थे, तब मागी बैठती थी उसमें डांडी में, डंडी जो बोलते हैं, पालकी समझ लीजिए एक तरह से। तो कॉर्बेट पैदल चलते थे, ये घोड़े पे भी नहीं बैठते थे, मतलब बहुत अच्छे वॉकर थे। और हॉपकिंस ने बोला है कितनी बार मैं थक जाता था, कॉर्बेट नहीं थकते थे। हॉपकिंस ने जिक्र किया है कि लेडी W. कैनी शिमला से थी, और वो मैगी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, क्योंकि ये जो नैनीताल में YWCA था, उसकी मागी जो थी प्रेसिडेंट थी और ये सेक्रेटरी थी। तो
इन्होंने जिक्र किया था कि कॉर्बेट, मतलब ये लोग क्या करते थे, जो लेडीज़ थी ये कंबल बांटते थे, रिक्शा पुलर और इन सब का वेलफेयर के काम करते थे क्लब से। कॉर्बेट मदद करना चाहते थे लेकिन लेडीज़ के साथ मिक्सअप होते नहीं थे। और इन्होंने डब्ल्यू कैनी ने जिक्र किया है कि कॉर्बेट अच्छे आदमी हैं लेकिन मेंस मैन है, मतलब आदमियों के बीच में रहना पसंद करते हैं, लेडीज़ से थोड़ा सा कतराते हैं। और ये जो डब्ल्यू कैनी है, इन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि कॉर्बेट ने जब बुक लिखी थी तो आइबर्टसन ने कॉर्बेट की बहुत ज़्यादा मदद करी थी। और जब उन्होंने अपनी विल लिखी तो जो पब्लिशर्स थे, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और इन सब के जो थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैचलर ऑफ पवलगढ़ की स्किन उन्होंने हेनरी जेड करके नाम था, वार्क, हेनरी जेड वाक, उनको दी थी। लेकिन बाद में उनकी डेथ के बाद मैगी ने बोला कि वो अच्छी हालत में नहीं है तो आप ठाक मैनीटर की वो ले लीजिए स्किन, वो उन्होंने ले ली थी। तो उन अपनी विल में आइबर्टसन का जिक्र नहीं किया था। तो जो आइबर्टसन की वाइफ थी जेन, उन्होंने ये कहा था कि मदद करी आइबर्टसन ने और विल में जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया आइबर्टसन को, इस बात से नाराज़गी जताई थी। ये जो गॉसिप्स होते हैं उसका जिक्र किया था इन्होंने, जो डब्ल्यू कैनी थी, जो मागी की दोस्त थी। जब मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत जी, जिन्होंने डिसीजन लिया कि जिम कॉर्बेट की हेली नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया जाएगा, तो ये खबर मागी तक सबसे पहले जो पहुंचाई थी इन्होंने डब्ल्यू कैनी ने ही पहुंचाई थी। और बड़ी खुश हुई थी मागी और उन्होंने थैंक्स का लेटर लिखा था जीबी पंत जी को। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज की मैं ऐसे रेगुलर आपको जिम कॉर्बेट के बारे में बताता रहूँगा बीच बीच में। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।